नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 20 साल बाद ये पहला मौका था जब अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक भी अमेरिकी सैनिक मौजूद नहीं था। अमेरिकी सैनिकों की विदाई के बाद अगले 24 घंटे में अफगानिस्तान में, खासतौर पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में क्या कुछ हुआ, यह आज आपको वारदात में बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि अमेरिकी सैनिकों की विदाई के बाद अब तालिबान की सरकार की शक्ल सूरत क्या होगी, इस सरकार का सरदार कौन होगा। वैसे आपको बता दूं कि तालिबान ने बाकायदा काबुल का एक मेयर चुना है और इस मेयर ने आते ही काबुल में शरिया कानून लागू कर दिया है। यानी अब हर जुर्म की सजा काबुल में शरिया कानून के हिसाब से ही दी जाएगी। ये 31 अगस्त के बाद का अफगानिस्तान है। वो अफगानिस्तान जहां कबाड़ में तब्दील 20 अमेरिकी हवाई जहाज और बेजान हथियारों की ढेर के सिवाय दूर दूर तक अमेरिका का कोई नामो निशान नहीं है। फिलहाल अगर यहाँ कुछ है तो वो है तालिबानी नेताओं की सियासी सरगर्मी, लड़ाकों का जश्न और अफगानिस्तान को नए सिरे से शरिया कानून के तहत लाने की तालिबानी जद्दोजहद के बीच आम लोगों में पसरा खौफ। ये 31 अगस्त के बाद का काबुल है। यहाँ दुकान बाजार पहले की तरह ही खुले हैं, मगर रौनक गायब है। लोगों की आमोदरफ्त तो है, लेकिन महिलाओं का कहीं नामो निशान नहीं है। गरज ये कि तालिबान ने अपने आने से पहले ही महिलाओं को अपने घरों से बाहर न निकलने की खुली धमकी दे रखी है। जाहिर है तालिबान राज में अफगानिस्तान का मुस्तकबिल एक नई करवट लेने की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन इसे लेकर आम अफगानियों में जो असमंजस और खौफ है उसे महसूस किया जा सकता है। संगीनों के साए में आम अफगानियों की जिंदगी आने वाले दिनों में कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी बीच अफगानिस्तान या यूं कहें कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान में नई तालिबानी सरकार की बुनियाद रखने का काम शुरू हो चुका है। इधर 19 साल 10 महीने और 25 दिन के बाद अमेरिका के आखिरी C-17 ग्लोब मास्टर विमान ने अमेरिकी फौजियों के साथ अफगानिस्तान की जमीन छोड़ी और उधर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की नई तालिबानी सरकार के लिए जमीन मानो पूरी तरह तैयार हो गई। दो 2001 के बाद ये पहला मौका है जब काबुल की सड़कों पर एक भी अमेरिकी सैनिक मौजूद नहीं है। ये और बात है कि अब भी कई अमेरिकी नागरिक और ऐसे अफगान लोग अफगानिस्तान में पीछे छूट गए हैं, जिन्हें अभी अफगानिस्तान से बाहर निकलना है, या यूं कहें कि जिन्हें अमेरिका को अफगानिस्तान से रेस्क्यू करना है, क्योंकि इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो 2 दशकों के अमेरिकी मिशन के दौरान अमेरिकी अफसरों और फौजियों के साथ काम करते रहे, उन्हें लोकल सपोर्ट मुहैया कराते रहे। हालांकि 2 दशकों की जंग के बाद अब ये पूरा का पूरा देश फिलहाल अमेरिकी फौजियों से पूरी तरह खाली हो चुका है। अमेरिका की वापसी के 24 घंटे गुजरते गुजरते तालिबान और अफगानिस्तान के दूसरे नेताओं के बीच सरकार बनाने के फॉर्मूले पर अब रजामंदी हो गई है। ये साफ हो गया है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही तालिबान की नई सरकार का मुखिया होगा। वही मुल्ला बरादर जो न सिर्फ तालिबान के फाउंडर मेंबर्स में से एक है, बल्कि जो रिश्ते में तालिबान की नींव रखने वाले सबसे बड़े आतंकी मुल्ला उमर का दामाद भी है। इसके अलावा इन दिनों तालिबान का सुप्रीम कमांडर हैबतुल्ला अखुंदजादा नई सरकार की गवर्निंग काउंसिल का सुप्रीम होगा। यानी मुल्ला बरादर जहां तालिबान की नई सरकार का सबसे बड़ा चेहरा होगा,
वहीं ये सरकार हेबतुल्ला अखुंदजादा की सरपरस्ती में चलेगी। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के मेंबर बिलाल करीमी ने इस खबर पर मुहर लगाते हुए कहा कि तालिबानी नेताओं के अलावा पिछली सरकार के नेता और प्रभावशाली लोग भी नई सरकार का हिस्सा होंगे और जल्द ही देश चलाने के लिए एक कामकाजी कैबिनेट का ऐलान कर दिया जाएगा। अमेरिकी फौजियों की वापसी के बाद इस वक्त तालिबान बेशक जश्न के जोश में हो, लेकिन उसके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। अमेरिकी मदद की कटौती के बीच देश में बढ़ती मुद्रास्फीति को काबू करना नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। वहीं अलग अलग कबीलों और मिलिशियाओं में बटे अफगानिस्तान के लोगों को आपस में लड़ने भिड़ने यानी गृह युद्ध से बचाने का काम भी आसान नहीं होगा। उधर इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिशन अमेरिका के खात्मे को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने कहा कि पिछले 17 दिनों में अमेरिकी फौजियों ने अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े एयरलिफ्ट को अंजाम दिया। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से फौज की वापसी की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि अमेरिका ने वहां करीब 20 साल तक शांति बनाए रखी। गृह युद्ध में तालिबान से निपटने के लिए करीब 3 लाख सैनिकों को ट्रेंड किया। जो बाइडेन ने कबूल किया कि काबुल छोड़ने के अलावा उनके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो इस जंग को और लंबा नहीं खींचना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ही तालिबान को सीज फायर के लिए मजबूर किया। बाइडेन ने काबुल में फैली अराजकता के लिए अशरफ गनी के देश छोड़कर भागने के फैसले को जिम्मेदार ठहराया। The war in Afghanistan is now over. I'm the 4th president who has faced the issue of whether and when to end this war. When I was running for president, I made a commitment to the American people that I would end this war. And today, I've honored that commitment. We no longer had a clear purpose in an open-ended mission in Afghanistan. After 20 years of war in Afghanistan, I refuse to send another generation of America's sons and daughters to fight a war that should have ended long ago. अफगानिस्तान में अभी नई सरकार बनी भी नहीं है कि देश की राजधानी काबुल में शरिया कानून की शुरुआत हो चुकी है। तालिबान की ओर से चुने गए काबुल के नए मेयर हमदुल्ला नोमानी ने सोमवार से ही राजधानी में शरिया कानून लागू करने का ऐलान कर दिया। नोमान ने कहा कि अब भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के साथ शरिया कानून के हिसाब से निपटा जाएगा। काबुल नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के इल्जाम कोई नई बात नहीं है। पिछले दिनों ये खबर सामने आई थी कि नगर पालिका के मुलाजिम पुलिस वालों के साथ मिलकर छोटे मोटे दुकानदारों से करीब 2 करोड़ अफगानी की नाजायज वसूली करते हैं। अब अफगानिस्तान का मुस्तकबिल फिलहाल तालिबान के हाथों में है। ऐसे में भारत ने तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बातचीत की खबर पर मुहर लगाते हुए बताया है कि कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल की मंगलवार को दोहा में तालिबान के नेताओं से मुलाकात हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फिलहाल कतर की राजधानी दोहा से ही अफगानिस्तान के मामलों पर नजर रखने की बात कही है और अब भारत भी कुछ ऐसा ही करता दिख रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि मंगलवार को भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास अस्तानिकज़ई से मुलाकात की। यह मुलाकात तालिबान के अनुरोध पर दोहा स्थित भारतीय दूतावास में हुई। इस बयान के मुताबिक इस मुलाकात में सुरक्षा और अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की जल्द वापसी को लेकर बातचीत हुई। अफगान नागरिकों खासकर अल्पसंख्यक जो भारत आना चाहते हैं उनका मुद्दा भी बैठक में उठा। फिलहाल भारत तालिबान रिश्तों को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। भारत जहां वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रहा है, वहीं भारत को लेकर तालिबान के बयान भी बहुत आक्रामक नहीं लग रहे। यहां तक कि उसने पाकिस्तान के उम्मीदों से उलट कश्मीर के मामले पर खुद के अलग रहने की बात पहले ही साफ कर दी है। और तालिबान के ये बयान 1996 से 2001 के बीच के तालिबान से हटकर अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत का रास्ता बेशक पूरी तरह साफ हो गया हो, लेकिन पंजशीर में तालिबान की दाल अब भी नहीं गल रही। 31 अगस्त को जहां तालिबानी एक तरफ आजादी का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पंजशीर के लड़ाके तालिबानियों के दांत खट्टे कर रहे थे।
तालिबान ने पंजशीर प्रांत में घुसने का दावा किया और कहा कि उसके लड़ाकों ने शुतर जिले पर कब्जा कर लिया है। लेकिन नॉर्दर्न अलायंस ने बड़ी तादाद में तालिबानियों को मार गिराने की खबर दी। एक ट्वीट में नॉर्दर्न अलायंस ने कहा कि उन्होंने बीती रात खावक इलाके में हमला करने आए तालिबान के 350 लड़ाकों को मार गिराया, जबकि 40 से ज्यादा पकड़े गए। नॉर्दर्न अलायंस का कहना था कि तालिबानियों के पास से उन्हें बड़ी तादाद में अमेरिकी गाड़ियां और गोला बारूद मिले हैं। अफगानिस्तान की सड़कों पर और बाजारों में महिलाओं की तादाद अचानक कम हो गई है। क्यों? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। अफगानिस्तान में आने वाले दिन बेहद उथल पुथल भरे होने की उम्मीद है। यही वजह है कि अफगान के लोग फिलहाल डरे हुए हैं, खासकर महिलाएं। उन्हें अभी पता नहीं है कि महिलाओं के लिए तालिबान शरिया कानून के नाम पर क्या क्या बंदिशें लगाने वाले। कई ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान से अब भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि काबुल एयरपोर्ट अब तालिबान के कब्जे में है। यही वजह है कि अब ज्यादातर लोग अफगानिस्तान से लगने वाली सीमाओं के जरिए अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात तालिबान से जुड़े एक ऐसे वायरल वीडियो की जिसकी नई कहानी ने लोगों को चौंका दिया है। आसमान में ब्लैक हॉक अमेरिकी हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे लटकते एक इंसान की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। इस तस्वीर को तालिबान की बर्बर सोच के आईने के तौर पर देखा गया, क्योंकि तस्वीर के साथ जो खबर फिजा में फैली थी वो थी तालिबान ने अमेरिका के वापस लौटते ही उसके एक ट्रांसलेटर को यूं हवा में लटकाकर दर्दनाक मौत दी और हैवानियत की तमाम हदों से आगे निकल गया। लेकिन अब इस तस्वीर को लेकर जो नई कहानी सामने आई है वो न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में किए जा रहे दावे के उलट अफगानिस्तान के पत्रकारों ने इस वायरल वीडियो से जुड़ी नई कहानी सामने रखी है। बताया गया है कि जो शख्स हेलीकॉप्टर से लटका हुआ था वो करीब 100 मीटर की ऊंचाई पर तालिबान का झंडा लगाने की कोशिश कर रहा था। यानी वो तालिबान का लड़ाका था जो अपने देश की कथित आजादी के जश्न में शामिल था। बहरहाल इस वीडियो की सच्चाई सामने आने के बाद तालिबान की छवि को लेकर कितना डैमेज कंट्रोल होगा इसका तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन तालिबान के आतंकी लगातार अपनी असलियत दिखा रहे हैं और दुनिया के सामने बेनकाब हो रहे हैं। ताजे मामले में तालिबान ने काबुल में मौजूद अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों को रेप करने की धमकी दी है। पंजशीर घाटी को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अमेरिका के जाने के बाद इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और खासकर लड़कियों को दिक्कत हो रही है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबान ने अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं को रेप करने और जान से मारने की धमकी दी है। अफगानिस्तान में अमेरिकी यूनिवर्सिटी में वेस्टर्न तरीके से पढ़ाई का माहौल रहा है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए छात्र छात्राओं में बड़ा क्रेज था। दावा है कि काबुल में अमेरिकी यूनिवर्सिटी की एक छात्रा को धमकी भरा मैसेज मिला है। उस मैसेज में लिखा है कि तुम अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मतलब तुम अमेरिकी सरकार के लिए काम करती थी। कुछ दिनों का इंतजार करो, हम तुमसे जरूर निपटेंगे। इसी तरह एक दूसरी लड़की को भेजे गए मैसेज में उसके साथ रेप करने की बात कही गई है। सुरभि तिवारी के साथ सुप्रतिम बनर्जी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।